हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस पोयम को पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है कुबला खान। पोयम का सबटाइटल है विजन ऑफ जजमेंट अ फ्रेगमेंट। पर्टिकुलरली सबटाइटल भी ध्यान रखिएगा, कई बार 1 मार्क में या 1 लाइन के जो आपके ब्लैंक्स वगैरह आते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ये पोयम लिखी गई थी 1797 में और इसे पब्लिश करवाया गया था 1816 में, 1816 में। वो भी कब? क्योंकि ये पोयम अधूरी है। अभी इस पोयम का भी पूरा रेफरेंस आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ये पोयम अधूरी है इसलिए कॉलरिज ने इसे पब्लिश करवाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो ये मानते थे कि ठीक है, लिख दिया, छोड़ दिया, मतलब भूल गए थे एक तरह से वो। परंतु बाद में लॉर्ड बायरन ने जब इस पोयम को सुना, पढ़ा, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कॉलरिज से कि उन्हें इस पोयम को पब्लिश करवाना चाहिए। अब एक और चीज़ बता दूं, पोयम टोटल 54 लाइंस में है और उसके अलावा भी ये पोयम एक अंश ही है। और इसमें जिस राजा कुबला खान का वर्णन किया गया है वो रियल लाइफ में मंगोल साम्राज्य का राजा था कुबला खान, जिसे कि चंगेज़ खान का पोता भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी पुट होता है कि ये जो जगह बताई गई है और जो कुबला खान बताया गया है वो रियल लाइफ है क्या? तो रियल लाइफ पर्सन है और रियल लाइफ प्लेस मंगोलिया का राजा था ये कुबला खान। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और काफ़ी फेमस राजा रहा है, काफ़ी युद्ध वगैरह और साम्राज्य या कूटनीति वगैरह में काफ़ी एक्सपर्ट किंग रहा है मंगोल डायनेस्टी का। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मंगोल डायनेस्टी में शेंगडू नामक जगह थी जहाँ पर कि उसका किला बना हुआ था। इसे ही यहाँ पर आपके पोयम में जनाडू के नाम से बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अब पहले थोड़ा सा आपको पोयम का रेफरेंस दे दूं कि ये जो पोयम थी कुबला खान, इसे लिखा था एस.टी. कॉलरिज ने। और एक्चुअल में उनकी जनरली आदत थी कि जो उनको फिजिकल या मेंटल एलिमेंट्स हुआ करती थी उन कंडीशंस में वो जनरली ओपियम या अफीम को ले लिया करते थे। तो उस समय में भी ये कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक महसूस हो रहा था उन्हें और उन्होंने ओपियम ले ली थी। कुछ लोग कहते हैं एनोडाइन प्रेस्क्राइब की गई थी। तो जो भी, उन्होंने ओपियम ले ली थी और उस समय वो कहानी पढ़ रहे थे कुबला खान नामक किंग की, जो कि मंगोल साम्राज्य का किंग था। और उससे पढ़ते पढ़ते ही उन्हें नींद आ गई थी। अब इस नींद में हुआ ये कि उन्होंने पूरी की पूरी एक कविता रच दी कुबला खान को लेकर के। और ये कविता उन्होंने इतने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी नींद ही नींद में कि उन्हें लगा कि उठते ही पहले मुझे इसे लिख देना चाहिए। जब वो जागे, लिखने बैठे ही थे कि कोई, ये जो हमारे पास पोयम है अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, यहाँ तक की लाइंस उन्होंने लिखी थी। इतने में ही क्या हुआ कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आ गया। पॉरलॉक नामक जगह बताई जाती है जहाँ से कि कोई उनसे मिलने के लिए आया था। और इस व्यक्ति ने कम से कम 2-3 घंटे एस.टी. कॉलरिज को ऑक्यूपाई कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि जब कॉलरिज वापस से इस पोयम को लिखने के लिए बैठे, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। सब कुछ उनके दिमाग से निकल गया था कि अब वो पोयम में आगे क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या करना है। फिर पोयम को एक एंडिंग देने के लिए उन्होंने पोयम का लास्ट स्टेंजा, जिसमें कि एबिसिनियन मेड के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो ऐड किया ताकि पोयम को जैसे तैसे अब ख़त्म तो करें। इस तरीके से ये पोयम पूरी की पूरी हमारे सामने हमारे कोर्स में आई है। परंतु पोयम कंप्लीट ना होने के बावजूद हमें कॉलरिज की उस क्वालिटी को क्लियर कर देती है कि उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी टू रिक्रिएट सुपर नेचुरल। नेचुरल को वो सुपर नेचुरल बनाने की क्षमता रखने वाले कवियों में से थे। और वर्ड्सवर्थ से उनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा था जो कि 1798 में पब्लिश हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिरिकल बैलेड्स, ये दो हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऐसे रहे हैं जो कि रोमांटिक मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ पोइट्री के प्रमुख स्टार्टिंग के इवेंट्स रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। रोमांटिक मूवमेंट के सबसे प्रमुख या सबसे पहले कवियों में माने जाते हैं एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सारी चीज़ें भी आपको आगे तक काम आएगी, अच्छे से याद रखिएगा। अभी हम अब पोयम पर आते हैं कुबला खान पर।
यहाँ पर जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है कि कुबला खान ने जनाडू नामक जगह पर अपना किला बनवाया, किला या आरामगाह बनवाने का निर्णय दिया। आरामगाह क्या होता है? जहाँ पर कि राजा महाराजा अपने वर्कलोड से फ्री होकर के थोड़ा समय बिताने की इच्छा रखते हैं, उसे आरामगाह कहा जाता है। तो यहाँ पर इस पोयम में उन्होंने स्टार्टिंग में जानाडू का ही रेफरेंस दिया है, तो सुनिएगा ध्यान से। इन जानाडू में डिड कुबला खान ने क्या किया? अ स्टेटली प्लेजर डोम डिग्री, स्टेटली शाही, एक शाही प्लेजर डोम का आदेश दिया कुबला खान ने। प्लेजर डोम आरामगाह, प्लेजर डोम का मीनिंग, और डिक्री का मीनिंग आदेश देना, फरमान जारी करना। कुबला खान ने जानाडू में अपना एक शाही प्लेजर डोम बनाने का आदेश दिया, फरमान जारी किया। हर एल्फ, जहाँ पर कि क्या था? एल्फ नामक नदी थी। वेहर एल्फ द सेक्रेड रिवर, एल्फ नामक एक पवित्र नदी बहती थी जनाडू नामक जगह पर। रेन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मेन, अनगिनत गुफाओं में से घूमती हुई ये नदी बहा करती थी। मेजरलेस अनगिनत, केवर्न्स यानी गुफाएं, अनगिनत गुफाओं में से होती हुई ये नदी बहती थी। और ये गुफाएं अनगिनत किसके लिए थी? टू मेन, मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए अनगिनत गुफाओं में से होती हुई ये नदी बहती थी। कहाँ चली जाती थी बह करके? डाउन टू अ सनलेस सी, नीचे सूरज रहित समुद्र के अंदर जाकर के डूब जाती थी। डाउन टू अ सनलेस सी, गहरे समुद्र में कहीं उतर जाती थी ये नदी। सनलेस क्यों कह रहा है? समुद्र के अंदर सूरज नहीं उगता है। सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, तो उपजाऊ जमीन का 10 मील का 2 गुना, ट्वाइस 2 गुना, 5 माइल्स 5 मील, सॉरी 5 माइल्स का 2 गुना कितना हुआ? 10 गुना। तो 5 मील की 2 गुना जो उपजाऊ जमीन थी, यानी कि 10 मील जमीन। विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड राउंड, उस जमीन को क्या किया गया? दीवारों और गुंबदों से चारों ओर से घेर दिया गया। गर्डल्ड राउंड, चारों ओर से घेरना। इस जमीन को चारों ओर से घेरा गया। कितना? किससे घेरा गया? दीवारें बना करके और गुंबद बना करके। एंड देयर वर गार्डन्स, और वहाँ पर गार्डन्स थे। ब्राइट विथ सिन्युअस रिल्स, बहुत सारे घुमावदार झरनों के साथ चमकते हुए यहाँ पर क्या थे? गार्डन्स थे। देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिन्युअस रिल्स। आगे देखिए, वेहर ब्लूसम्ड, जहाँ पर कि खिला करते थे। ब्लूसम्ड यानी खिलना, पनपना। मेनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, इंसेंस बियरिंग खुशबूदार, जहाँ पर कि खिला करते थे, पनपे हुए थे बहुत से खुशबूदार पेड़। एंड हियर वर फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल थे। एंशियंट एज द हिल, इतने पुराने थे ये जंगल जितनी पुरानी यहाँ की पहाड़ियाँ थी। एंशियंट यानी पुराने। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और यहाँ क्या था? एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, हरियाली से भरे हुए वो स्थान थे जहाँ सूरज तेज चमक रहा था। एनफोल्डिंग कवर करना, सूरज तेज चमक रहा था, वो जगह थी यहाँ पर, और यहाँ पर हरियाली थी। बट ओ, पर अरे, द डीप रोमांटिक चाज्म, यहाँ पर क्या थी? एक गहरी और आकर्षक चाज्म थी। चाज्म क्या होता है? जब नदियों और पहाड़ों के साइड से ढलवा जमीन निकल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चाज्म कहा जाता है। तो देखिएगा, बट ओ, पर अरे देखो, दैट डीप रोमांटिक चाज्म, वो गहरी आकर्षक सी जो खाई जैसी जगह बन गई है ना, विच स्लेंटेड, जो कि हल्का सा ढलान की ओर है। स्लेंटेड यानी ढलान। डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सीडान कवर, वो नीचे जो हरियाली पहाड़ी है ना, उधर की ओर, जहाँ पर कि हरियाले सीडार के पेड़ों का क्या है? कवर आ गया है। यानी कि पहाड़ी जो है, नीचे की ओर जो ढलान है, उस पहाड़ी में ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो पहाड़ी पर ढलान है ना, वहाँ पर भी सीडार के बहुत सारे पेड़ उग गए हैं, और पहाड़ी का भूरापन नहीं दिख रहा है, बल्कि हरियाला माहौल दिख रहा है वहाँ का। अ सेवेज प्लेस, बड़ा ही जंगली या बर्बर प्राचीन युग का सा लगता है ये स्थान। सेवेज प्लेस इज होली एंड एन्चांटेड, और इतना पवित्र और इतना जादुई।
होली एंड एन्चांटेड, एक तरफ कह रहा है पवित्र, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, एन्चांटेड। जादू है कुछ यहाँ पर, जादुई सी है ये जगह। तो दो विपरीत शब्दों का यूज किया गया है होली एंड एन्चांटेड में। एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून वाज हॉन्टेड, जैसे घटते हुए वैनिंग मून का क्या मतलब होता है, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का पूरा आकार होता है, पर वैनिंग का मतलब होता है धीरे 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 अमावस आते आते चंद्रमा का आकार छोटा हो जाता है। तो उसी चीज को रेफर करते हुए बोल रहा है कि चंद्रमा जो कि पूरा आकार का होता है वो धीरे धीरे घटता है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, वाज हॉन्टेड बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, कि वहां पर उस चंद्रमा के अंदर एक काली सी छाया दिखती है। तो राइटर हमसे कह रहा है वो काली सी छाया नहीं है बल्कि एक औरत है जो कि बैठी हुई अपने प्रेत प्रेमी के लिए रो रही है, डीमन लवर। यहाँ पर अलौकिक भूत प्रेत जादू टोना को प्रवेश करवा दिया है जैसे तो उन्होंने पोयम के अंदर, और बिल्कुल नेचुरली इन द फ्लो ऑफ द पोयम उन्होंने ऐसा किया है। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वाज हॉन्टेड बाय अ वुमन, चंद्रमा जो कि धीरे धीरे अपना आकार घटा रहा है ना, वो किससे प्रेम, किसका साया मंडरा रहा है, हॉन्टेड यानी हवा का साया या प्रेत का साया मंडराना। वो उसके अंदर एक महिला का साया है, वेलिंग जो कि विलाप कर रही है, रो रही है, किसके लिए, फॉर हर डीमन लवर, अपने प्रेत प्रेमी के लिए रो रही है। एंड फ्रॉम दिस चाज्म, और जो ये नीचे ढलवा स्थान है, विद सीजलेस टर्मोइल सीडिंग, वहाँ पर निरंतर गति कर रहा है एक तूफान। सीजलेस यानी बिना रुके, टर्मोइल तूफान, बिना रुके एक तूफान है वहाँ पर। सीजलेस टर्मोइल सीडिंग, सीडिंग यानी गति करना, वहाँ पर एक तूफान गति कर रहा है। कौन सा तूफान है, बिना रुके गति करने वाला एक तूफान है। एंड फ्रॉम दिस चाज्म विद सीजलेस टर्मोइल, और इस चाज में से बिना रुके एक तूफान गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है, एज इफ, जैसे तो, एज इफ दिस अर्थ, ये जो धरती है हमारी, एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, बहुत तेज तेज और हाफ रही है। फास्ट थिक बहुत तेज तेज हाफना, पैंट यानी हाफना, तेज तेज सांसें लेना। वर ब्रीदिंग, तेज तेज सांसें लेकर के जैसे तो हमारी ये धरती हाफ रही है, ऐसी तूफानी स्थिति है नीचे जो चाज में जा रही है वहां पर। अ माइटी फाउंटेन, और वहां पर क्या हो रहा है, एक शक्तिशाली फव्वारा है, माइटी फाउंटेन। मोमेंटली वाज फोर्स्ड, जो कि क्षण क्षण में फोर्स के साथ उत्पन्न हो रहा है। फाउंटेन, फव्वारा ऊपर की ओर फूट रहा है, और कैसे फूट रहा है, मोमेंटली, बीच बीच में रुक रुक करके, क्षणिक रूप से। फोर्स्ड एमिड हुज स्विफ्ट हाफ टर्मिटेड बर्स्ट, और ये फव्वारा जो फूट रहा है ना, वो कैसे बड़ी तेज गति से, स्विफ्ट है, बहुत तेजी से विस्फोट होता है। हाफ इंटरमिटेड, बीच बीच में रुक रहा है, बर्स्ट और विस्फोट कर रहा है, यानी कि कभी इस जगह से फूट रहा है, कभी उस जगह से फूट रहा है, ऐसे फूट रहा है ये फव्वारा। ह्यूज फ्रेगमेंट, और जब ये फव्वारा फूट रहा है तो क्या हो रहा है, बड़े बड़े टुकड़े, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े। वोल्टेड, वोल्टेड यानी ऊपर की ओर उछलना, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, अंश। बड़े बड़े टुकड़े ऊपर की ओर उछल रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं, लाइक रिबाउंडिंग हेल, जैसे तो ऊपर की ओर से नीचे गिरते हुए, गूंजते हुए ओले हों। जैसे ओले धरती पर नीचे गिरते हैं ना, वैसे ही ये चट्टान के टुकड़े प्रहार से ऊपर की ओर उछल रहे हैं फाउंटेन से, और फिर नीचे आकर के गिर रहे हैं। और कैसे गिर रहे हैं, जैसे तो ओले गिर रहे हो। हेल, रिबाउंडिंग यानी गूंजते हुए। और शेफी ग्रेन, अब देखिए बहुत प्यारा कंपैरिजन दिया है। शेफी ग्रेन का क्या मतलब होता है, जब धान पक जाता है तो उसे उसकी घास या फूसे से, भूसे से जो निकालने की प्रयास होती है, उसके लिए जनरली धूनिए, थ्रेशिंग करने वाले लोगों को बुलाया जाता है, जो कि एक मजबूत वस्तु से, जनरली वो एक लकड़ी का धोवने जैसी चीज होती है, उससे प्रहार कर करके अनाज को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं थ्रेशिंग। तो वहाँ ये बोल रहा है राइटर हमसे कि जैसे कोई धुनिया अनाज को धूनता है और क्या होता है, अनाज के दाने इधर उधर उछल करके गिरते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। देखिएगा,
और शेफी ग्रेन और घास फूस से भरा हुआ अनाज का दाना। बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, कैसे प्रेरित होता है, कैसे क्रियाशील होता है, जब उस पर थ्रेशर का प्रहार पड़ता है। थ्रेशर यानी धुनने वाला उस अनाज को, और फ्लेल यानी प्रहार। जैसे थ्रेशर के प्रहार पर अनाज उछलता है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स, और इन नाचती हुई चट्टानों के बीच, एट वंस एंड एवर, हमेशा के लिए, जो ये चट्टानें हैं एक दूसरे के साथ इसी तरीके से नाच रही हैं। नाच क्यों रही हैं? फव्वारे के साथ ऊपर हवा में जा रही हैं। इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और जब ये चट्टानें ऊपर उछल रही है ना, तो ये पवित्र नदी भी क्या है, एक क्षण के लिए ऊपर उछल जाती है। फ्लंग अप, ऊपर की ओर उछल जाना। 5 माइल्स, ये नदी 5 मील तक तो क्या करती है, मीएंड्रिंग, गोल गोल घूमते हुए आड़ी टेढ़ी गति करती है। मीएंड्रिंग विद मेजी मोशन, आड़े टेढ़े चलते हुए ये नदी गति कर रही है। मीएंड्रिंग विद मेजी मोशन। थ्रू वुड, कहाँ जा रही है, जंगल में जा रही है। एंड डेल, घाटी में जा रही है। द सेक्रेड रिवर रेन, ये पवित्र नदी इसी तरीके से गति कर रही है। द सेक्रेड रिवर रेन। देन रीच्ड द केवर्न्स मेजरलेस टू मेन, 5 मील तो जमीन पर चलती है, और 5 मील के बाद क्या होता है, जो वो अनगिनत गुफाएं हैं वहां पहुंच जाती है और उन गुफाओं में से निकलती है। केवर्न्स मेजरलेस टू मेन, उन अनगिनत गुफाओं में से निकलती है 5 मील के बाद। एंड सैंक, और उतर जाती है, डूब जाती है। इन ट्यूमुल्ट, एक तूफानी तरीके से। ट्यूमुल्ट यानी तूफानी, एक तूफानी तरीके से डूब जाती है, उतर जाती है। टू अ लाइफलेस ओशियन, जीवन रहित समुद्र के अंदर। लाइफलेस, जीवन रहित, ओशियन समुद्र, जीवन रहित समुद्र के अंदर उतर जाती है यह नदी। एंड मिड दिस ट्यूमुल्ट, और इसी तूफान के बीच क्या होता है, कुबला खान हर्ड, कुबला खान सुनता है। क्या सुनता है, फ्रॉम फार, कहीं दूर से आती हुई, एंसेस्ट्रल वॉइसेस, अपने पूर्वजों की आवाज को। एंसेस्ट्रल, पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की आवाज को सुनता है कुबला खान। प्रोफेसाइंग वॉर, प्रोफेसाइंग भविष्यवाणी करना। वो आवाजें क्या कह रही है, उसे चेतावनी दे रही है, भविष्यवाणी कर रही है कि अब तो युद्ध होगा। प्रोफेसाइंग वॉर। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, ये जो प्लेजर डोम है ना, इसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड, सतह पर तैर रही है। फ्लोटेड यानी पानी की सतह पर तैरना। मिडवे, बीचों बीच, ऑन द वेव्स, ये जो समुद्र की लहरें हैं ना, इनके बीचों बीच इस प्लेजर डोम की परछाई तैर रही है, क्योंकि पानी के किनारे बना हुआ है प्लेजर डोम। फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, लहरों के बीचों बीच तैर रही है सतह पर। वेहर वाज हर्ड, जहाँ पर कि सुनाई दे रहा है। द मिंगल्ड मेजर, क्या सुनाई दे रहा है, मिला जुली आवाज सुनाई दे रही है। मिंगल्ड यानी मिक्स्ड, मिंगल्ड का मीनिंग होता है मिक्स्ड। मेजर यानी शब्द, यहाँ पर शब्दों से है। वेहर वाज हर्ड मिंगल्ड मेजर, जहाँ पर कि सुनाई दे रहे हैं आपस में उलझे हुए कुछ शब्द। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, किसके है ये साउंड, एक तो फाउंटेन के कारण जो आवाज हो रही है, और दूसरा गुफाओं के अंदर जो नदी धमाधम बहे जा रही है, उस नदी के कारण जो साउंड क्रिएट हो रहा है। इन दोनों के कारण एक मिला जुला सा सुर क्रिएट हो गया है, मिंगल्ड मेजर। इट वाज अ मिरेकल, बड़ा ही चमत्कारी है। मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, बड़ा ही दुर्लभ किस्म का चमत्कारी स्थान है ये। मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, बड़ा ही दुर्लभ किस्म का चमत्कार हो रहा है इस जगह पर। अ सनी प्लेजर डोम, यहाँ पर क्या है, सूरज की रोशनी से खिला हुआ एक प्लेजर डोम है, आरामगाह है। विद केव्स ऑफ आइस, जहाँ पर बर्फ की गुफाएं हैं। अब बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी आइडिया है इस लास्ट लाइन में, याद भी रखिएगा इसे। अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, ये जगह कैसी है, यहाँ पर एक तो आरामगाह है सूरज की रोशनी से आच्छादित, और दूसरी तरफ बर्फ की गुफाएं हैं। तो कन्फ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाता है कि एक तरफ तो कह रहा है बर्फ जम रही है, दूसरी तरफ कह रहा है सूरज खिला हुआ है। कॉन्ट्रेडिक्शन है लाइन में, कॉन्ट्रेडिक्टरी इमेजेस को यूज किया गया है पोइट के द्वारा। सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस,
यहाँ तक कि पोयम तो पोइट ने एक फ्लो में लिख ली थी, पर इसके बाद वो पोयम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो अब पोयम को एक एंड तो देना था, तो उन्होंने अपने अनुसार एक एंड, ये आगे का जो स्टेंजा है हमारा थर्ड वाला, इसमें एक तरीके से पोयम को एंड करने की टूटी फूटी सी कोशिश की है, ताकि पोयम में जो नेचुरल डिस्क्रिप्शन है वो इतना शानदार है कि ये पोयम एक मास्टरपीस हो गई है। परंतु कहीं ना कहीं जो वो कमी है वो इस लास्ट स्टेंजा में आकर के हमें लगता है कि काश पोयम पूरी होती तो क्या होता। तो देखिए, हम पोयम का लास्ट पार्ट जो उन्होंने फिर बाद में अपने स्तर पर सेट किया वो क्या है। पोइट कहता है, अ डैमसेल विद डलसीमर, मैंने एक लड़की को देखा, डैमसेल यानी कुंवारी लड़की, विद अ डलसीमर, जिसने क्या कर रखा था, उसके हाथ में एक वाद्य यंत्र था, डलसीमर। डलसीमर एक वाद्य यंत्र होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन अ विजन, इस डलसीमर को मैंने सपने में, वंस आई सो, देखा एक बार। एक अ डेमसेल विद अ डलसीमर इन विजन वंस आई सो, एक लड़की को जिसके हाथ में डलसीमर था, उसे मैंने देखा सपने में। अब ये डलसीमर बजाने वाली लड़की जो थी ना, वो क्या थी, इट वाज एन एबिसीनियन मेड, एबिसीनिया की थी ये लड़की। एबिसीनिया प्रेजेंट में इथोपिया जो है, उस समय में एबिसीनिया को पैगन्स की कंट्री माना जाता था। पैगन्स, अगर आप लोगों को ध्यान हो, वो लोग होते हैं जो कि प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति के हर रूप में एक देवीय शक्ति का विद्यमान है ये मानते हैं, उन्हें पैगन्स कहा जाता है। तो एबिसीनिया, इथोपिया उस समय पैगन्स की कंट्री होती थी, और क्योंकि नेचुरल सीनरी पूरी क्रिएट की है पोइट ने, तो इसलिए शायद उन्होंने अपनी बात पर जोर देने के लिए इस गर्ल को फ्रॉम एबिसीनिया बताया है। देखिए तो, अ डैमसेल विद अ डल्सीमेर मर इन विजन वंस आई सो, एक लड़की को देखा मैंने जो कि डल्सीमर बजा रही थी सपने में। इट वॉज एन एबिसीनियन मेड, ये लड़की कहाँ की थी, एबिसीनिया की थी। एंड ऑन हर डलसीमर, और उसके डलसीमर पर, शी प्लेड, वो कुछ बजा रही थी। सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, किसके बारे में गा रही थी, माउंट एबोरा के बारे में। माउंट एबोरा एबिसीनिया में ही है। कुड आई रिवाइव, अब बोलता है कि एक बार सपना देखा था मैंने, और उस सपने में एबिसीनिया की एक लड़की देखी थी जो कि डलसीमर पर एक गीत गा रही थी, और किसके बारे में गा रही थी, माउंट एबोरा के बारे में गा रही थी। तो राइटर अब विश करता है, काश उस लड़की का गीत एक बार मेरे दिमाग में आ जाए, याद आ जाए। अगर मुझे वो गीत याद आ गया ना, तो निश्चित रूप से मैं एक अलग डोम तैयार कर दूंगा हवा में। देखिए क्या है, सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, कोड आई रिवाइव विद इन मी, काश मैं अपने अंदर फिर से जगा सकूं हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसके गीत को और उसके गीत की उस धुन को। सिम्फनी एंड सॉन्ग, टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, और फिर क्या होगा कि इतना गहरा आनंद होगा कि मैं जीत जाऊंगा, ये गहरा आनंद मुझे जीत लेगा, मुझ पर हावी हो जाएगा। अगर एक बार वो गीत में सीख गया, वो सिम्फनी एंड सॉन्ग मुझे याद आ गया, तो क्या होगा, एक गहरे आनंद से ये गीत मुझे जीत लेगा, और तब मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा, दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, कि मैं एक बहुत ही लाउड और लंबा सा संगीत उत्पन्न करूंगा। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, और हवा में उस गुंबद को खड़ा कर दूंगा। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, हवा में मैं उस गुंबद को खड़ा कर दूंगा। दैट सनी डोम, वो सूरज की रोशनी से भरा हुआ प्लेजर डोम। दोज केव्स ऑफ आइस, वो बर्फ की गुफाएं सब खड़ी कर दूंगा। एंड ऑल हु हर्ड, और जो कोई भी सुनेगा, शुड सी देम देयर, वो देख लेगा इस गुंबद को, कहाँ पर, हवा में। शुड सी देम देयर, एंड ऑल शुड क्राई, और फिर जब लोग देखेंगे उस गुंबद को हवा में, तो क्या होगा, सब चिल्लाएंगे, बिवेयर बिवेयर, अरे सावधान हो जाओ। फिर पोइट का एक अलग ही व्यक्तित्व होगा उस डोम ऑफ एयर में। कैसा, हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकती हुई आंखें, हिज फ्लोटिंग हेयर, और लहराते हुए बाल, फ्लोटिंग हेयर। देखो इन्हें, वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, दूर रहो इससे, 3 गुना गहरा एक राउंड बना दो इसके चारों ओर।
एंड क्लोज योर आइज, और आंखें बंद कर लो, लोग एक दूसरे से कहेंगे। विद होली ड्रेड, एक पवित्र डर के साथ अपनी आंखें बंद कर लो। फॉर ही, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, किससे पोषित हुआ है? स्वर्ग की हनी ड्यू से। हनी ड्यू वैसे एक चिपचिपा मीठा सा पदार्थ होता है जो कि ओस की बूंदों की तरह पत्तों पर कई बार जम जाता है। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, ये स्वर्ग का तत्व माना जाता है। तो ये व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व, जिसका डोम एयर में है, यानी कि पोइट खुद, उसका वो किससे पोषित है? हनी ड्यू से। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने क्या पी रखा है? पैराडाइज के मिल्क को, या स्वर्ग के दूध का स्वाद उसने ले रखा है। ऐसा है ये व्यक्ति। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। पोयम से रिलेटेड मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पोयम को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को। और कोई भी और कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन।